हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ममता शर्मा फ्रॉम कमला मेमोरियल कॉलेज। आज की लाइव क्लास में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास लूँगी। टॉपिक है आपका कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स होते क्या है। इंट्रोडक्शन। जो डी ब्लॉक एलिमेंट के जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, जिसके कारण ये क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये कई लिगेंड, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं फ्लोरीन हो गया, आपका क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आपका आयोडीन है, साइनाइड है, NH3 है, S2। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये क्या है, लिगेंड है। जो और ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं इनके साथ क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल आयन, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, लिगेंड। इन्हें हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, लिगेंड। जो लिगेंड है वो क्या करते हैं कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनको डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं, जिसके कारण कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। इसमें N2N मींस लिगेंड टू मेटल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये बॉन्ड ये शो करता है कि इसमें लिगेंड जो रहता है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल आयन को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, हाफ फील्ड या वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, जो लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, या इनके पास अगर ऑर्बिटल्स वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों का एडजस्टमेंट करते हैं और उसके बाद लिगेंड के दिए गए इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, उसमें फुलफिल करते हैं। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगी कि आखिर जो लिगेंड के द्वारा दिए गए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल आयन के में जाकर कैसे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगी। जैसे स्टूडेंट्स देखिए CONH3 का होल 6 3+। ये देखिए स्टूडेंट्स, एक ये कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है जिसका नाम है हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड। हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड। अब इसमें आप ये देखेंगे कि जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट क्या है आपका, कोबाल्ट यहाँ एक सेंट्रल मेटल आयन है, और आपका जो NH3 है यहाँ NH3 आपका लिगेंड के जैसे काम करता है। अब मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाना चाहूंगी कि आखिर ये जो कोबाल्ट जो एक सेंट्रल मेटल आयन है वो लिगेंड NH3 के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों को कैसे एक्सेप्ट करता है, या जो उसके ऑर्बिटल्स रहते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये कोबाल्ट, इसका एटॉमिक नंबर होता है 27। ये लीजिए 1s2, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। 1s2 2s2 p6 3s2 p6 देन आपका 4s2 और आपका हो जाएगा 3d7, या आप काउंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस कॉम्प्लेक्स की। ये तो इसकी जो ग्राउंड स्टेट है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये लीजिए ग्राउंड स्टेट में। अब हम बात करते हैं एक्साइटेड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है।
ये लीजिए, एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके जो यस इसका होता है वो जीरो हो जाता है और आपका जो 3d सैटर्न है उससे भी एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है इन एक्साइटेड स्टेट। और आपको एक और चीज मैं बता दूं, जो CONS3 का 463+ कॉम्प्लेक्स है ये D2sp3, ये हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3। ये कॉम्प्लेक्स D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा बनता है। इसमें दो d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये आपका हो गया 3d ऑर्बिटल, जिसमें ये देखिए आप लोग 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम बात करते हैं, ये आपका हो गया 4s ऑर्बिटल जो वैकेंट है। देन हम बात करते हैं आपके 4p ऑर्बिटल्स की, ये भी क्या है आपका वैकेंट है। अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है, पहले हम इनको फिल कर देते हैं। ये लीजिए 5, देन आपका 6। अब जब ये आपका जो कोबाल्ट है वो इस लिगेंड के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉनों को एडजस्ट कर देता है या इलेक्ट्रॉनों को रीअरेंज करता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इलेक्ट्रॉनों का रीअरेंजमेंट आखिर होता कैसे है। ये लीजिए 3d 4s और ये आपका हो गया 4p। अब इलेक्ट्रॉनों का रीअरेंजमेंट होता कैसे है, देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, यहाँ। अब ये देखिए ये आपके दो d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और आपके ये तीन p ऑर्बिटल क्या हो गए हैं, वैकेंट हो गए हैं, जिसके लिगेंड के द्वारा दिए गए लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनों को हम क्या करते हैं, फिल कर देते हैं। ये आपका हो गया D2sp3, D के 2 ऑर्बिटल, आपका एक s ऑर्बिटल रहेगा और आपके p के कितने ऑर्बिटल्स रहते हैं, 3 ऑर्बिटल्स रहते हैं। ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। एक और चीज जो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसके द्वारा जो कॉम्प्लेक्स मिलता है उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी रहती है, ऑक्टाहेड्रल। मींस जो इनका शेप होता है इस कॉम्प्लेक्स से अगर हम बात करें CONS3 का 463+ इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल। आई होप ये एग्जांपल आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है और इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहूंगी एक स्क्वायर फिगर कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल।
एग्जाम्पल है CuNH3 का होल 4 2+, ये एक आपके कॉपर का एग्जाम्पल है। अब आप इसमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। DsP2 मींस एक d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल क्या होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। और जो इसका शेप होता है वो स्पाइरल प्लेनर होता है। ये लीजिए, ये आपका नॉर्मल पीस ग्राउंड स्टेट में इसका क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, आपके कॉपर का। अब एक्साइटेड स्टेट मींस जब ये Cu2+ स्टेट में होगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, मैं आपको बता रही हूँ। मीन्स क्या हो जाएगा, यस का एक इलेक्ट्रॉन और आपके D3D का एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है और क्या हो जाता है कि Cu2+ जो आपका है एलिमेंट, इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले तो हम जो 3D9 है उसके सारे इलेक्ट्रॉनों को इसमें क्या करते हैं, फिल कर देते हैं। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन हम फिल कर देते हैं। ये लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अभी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। ये 4th इलेक्ट्रॉन फिल्स हो गए हैं। ये ग्राउंड स्टेट में है आपका, ये लीजिए 3D, ये 4s हो गया आपका और ये हो गया आपका क्या, 4p। अब एक्साइटेड स्टेट या फिर जब ये जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है ये लिगेंड के कांटेक्ट में आता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रीअरेंज कर देता है। ये जो लास्ट का ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका कहाँ चला जाएगा, 4p में। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया आपका, 4p इन एक्साइटेड स्टेट। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास एक d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल वैकेंट है। मींस ये जो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं ये लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि CuNH3 का होल 4 2+ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है और इस
का शेप कैसा होता है और इस कॉम्प्लेक्स में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर, जो मोस्टली एग्जाम में भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, मोस्टली थ्योरी में तो नहीं आता, ऑब्जेक्टिव में आता है। इसलिए मैं आपको समझाती हूँ कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। आप एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाती हूँ। ये आप एग्जाम्पल देख रहे होंगे CuNH3 का होल 6 3+, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे होंगे ये जो ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट है इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसे क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल मेटल आयन क्या है और लिगेंड्स क्या है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो आयन है इसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल आयन। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ कि आखिर ये सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड आपस में जुड़े कैसे रहते हैं। ये हो गया आपका सेंट्रल मेटल आयन, और जो इसको चारों तरफ से घेरे हुए रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड। ये देखिए कैसे, इसमें आप देख सकते हैं कि जो सेंट्रल मेटल आयन को लिगेंड किस प्रकार से चारों तरफ से लिगेंड को घेरे रहते हैं। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की, आखिर कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। तो सेंट्रल मेटल आयन को घेरे हुए लिगेंडों की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। मींस जितने नंबर ऑफ लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन को घेरे रहते हैं उसकी संख्या को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें इस कॉम्प्लेक्स में आप देख सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये सेंट्रल मेटल आयन हो गया है, इसको कितने लिगेंड घेरे हुए हैं, 6, नंबर ऑफ 6। इसमें 6 लिगेंड्स क्या है, सेंट्रल मेटल आयन को घेरे हुए हैं, मींस इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। अब मैं एक और एग्जांपल आपको देती हूँ। ये देखिए, इस एग्जांपल में आपको खुद अब पता चल रहा होगा कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। ये निकी हो गया क्या आपका सेंट्रल मेटल आयन, और ये कार्बोनिल क्या हो गया आपका लिगेंड। आप देख सकते हैं कि इसमें एक सेंट्रल मेटल आयन को लिगेंड के 4 मॉलिक्यूल क्या है, घेरे रहते हैं। मींस इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। कितना होगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। इसमें आपको पता चल रहा होगा कि सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है और लिगेंड कौन सा है। सेंट्रल मेटल आयन क्या क्या आता है इसमें, आयरन। आयरन को घेरे हुए जो कार्बोनिल्स के कितने मॉलिक्यूल्स आयरन को घेरे हुए हैं, 5 मॉलिक्यूल्स। मींस यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 5। आपको थोड़ा बहुत आपका कोऑर्डिनेशन नंबर वाला भी टॉपिक
एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म करते हैं, उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये मैं अब आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। फर्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं किसकी, KMnO4। KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। आप लोगों को पता होगा कि ये एक क्या है, मैग्नीज का कॉम्प्लेक्स है। अब मैं इसमें आपको बताती हूँ कि आखिर पोटेशियम पर मैग्नेट को हम बनाते कैसे हैं या इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। फर्स्टली हम इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं कि हम इसको कैसे बनाते हैं। ये स्टूडेंट्स आपको मालूम होगा कि पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मूला है। जब हम पोटेशियम मैग्नेट की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तो हमको क्या फॉर्म होता है, हमको मिलता है पोटेशियम पर मैग्नेट। ये थोड़ा सा टफ है लेकिन अगर आप समझ जाएंगे तो ये आपको इजी लगेगा। स्टूडेंट्स ये देखिए पोटेशियम आपका मैग्नेट और जब आपने सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कराई तो पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मेशन इसमें कैसे होता है। अब देखिए ये यहाँ हमने क्या किया है, पोटेशियम मैग्नेट के कितने मॉलिक्यूल्स लिए हैं, हमने 3 लिए हैं। इसका मैं नाम लिख दे रही हूँ। इसकी रिएक्शन करवाई सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये देखिए आपके 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए हैं पोटेशियम पर मैग्नेट के और आपका बना पोटेशियम सल्फेट और ये आपका हो गया है पायरोक्साइड और ये वाटर मॉलिक्यूल। इसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल क्या है, इसमें सेम है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जितने इसमें पोटेशियम के मॉलिक्यूल्स हैं कितने हैं, 2 2 4 6, यहाँ भी देखिए 6 मॉलिक्यूल्स हैं, देख सकते हैं आप लोग। मैग्नीज के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ये देखिए मैग्नीज 2 और एक ये आपका मैग्नीज 3 मॉलिक्यूल। यहाँ सल्फेट आपके 2 हैं, ये देखिए ये सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ। और अभी हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स सॉरी 4 हैं, तो ये वाटर के फॉर्म में रिमूव हुआ है। और आप देख सकते हैं इसमें ऑक्सीजन जितना है उतना है, इसमें भी जो प्रोडक्ट हमारा बना है उसमें भी उतने ही ऑक्सीजन है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं इसकी एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप लोगों को बताना चाहूंगी। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, जो पायरोलुसाइड रहता है उसको आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ पहले रिएक्ट कराते हैं, उसके बाद इसको जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपन इसको मूव करते हैं तो फिर हमको क्या पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मेशन होता है। आगे आपको मैं रिएक्शंस के थ्रू बताती हूँ कि आखिर पायरोलुसाइड के थ्रू पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मेशन कैसे होता है।
ये देखिए पायरोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये देखिए आप लोग कि इसमें पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मेशन हो गया। जब इस पोटेशियम मैग्नेट के रिएक्शन आप क्या करेंगे, क्लोरीन से कराते हैं तो हमको पोटेशियम पर मैग्नेट मिलता है। अब मैं आपको आगे रिएक्शन के थ्रू समझा देती हूँ कि आखिर पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम पर मैग्नेट कैसे मिलता है। ये देखिए आप सभी लोग, हमारे पास पोटेशियम 4 है, उसमें से 2 पोटेशियम परमैंगनेट की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया। अभी हमारे पास 2 पोटेशियम के मॉलिक्यूल्स बचे हुए हैं जो इस क्लोरीन से रिएक्ट करते हैं और क्या होता है 2KCl का इसमें फॉर्मेशन होता है। या आप लोग सामने रिएक्शन देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं तो ये एक पर्पल कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये पर्पल कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जो वाटर में सॉल्युबल होता है। मींस जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये उसमें क्या होता है, उसमें डिसॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, जब हम पोटेशियम पर मैग्नेट को हीट करते हैं तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन देता है। आप देखिए मैं आपको बताती हूँ कि जब हम पोटेशियम पर मैग्नेट को हीट करते हैं तो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन इसमें किस प्रकार होता है, आप लोग देख सकते हैं। इसे हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हीट करना है। ये देखिए पोटेशियम परमैंगनेट से पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मेशन हो गया, आप लोग देख रहे हैं। ये देखिए जब हमने पोटेशियम परमैंगनेट को हीट किया तो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन किस प्रकार हुआ और अदर कौन कौन से इसके प्रोडक्ट बनते हैं। जब हम इसको हीट करते हैं तो पोटेशियम ये देखिए मैग्नेट बना प्लस आपका NH2 है और देन ये आपका ऑक्सीजन है। नेक्स्ट ये क्या, जो पोटेशियम पर मैग्नेट होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो ये डिफरेंट सॉल्यूशन में डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस देते हैं, जिसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि आखिर ये डिफरेंट सॉल्यूशन मींस कि अल्कलाइन सॉल्यूशन है, एसिड सॉल्यूशन है या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन में ये किस प्रकार ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन देते हैं, ये आपको मैं एग्जांपल के थ्रू इसमें समझाती हूँ। फर्स्टली हम बात करते हैं कि एसिडिक मीडियम में जब हम इसका एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इसका यूज किस प्रकार होता है। अगर मान लीजिए कि एसिडिक सॉल्यूशन हमारे पास है तो ये किस प्रकार रिएक्ट करता है किसी भी रिएक्शन में। ये देखिए आप सभी लोग, ये हो गया आपका कोई भी एसिडिक मीडियम, ठीक है। अब एसिडिक मीडियम में जब ये रिएक्ट करेगा तो हमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ये आप सभी लोग देखिए। जब ये एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है तो इसमें Na2+ मींस मैग्नीज 2+ का फॉर्मेशन होता है। अब आप सभी देखिए कि इसमें मैग्नीज
ये देखिए, आप ये देखिए आपके पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास 6 है, मीन्स ये लीजिए 3s2। हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं 2 4 8, मीन्स ये हमने यूज कर लिया क्या आपके 3 ऑक्सीजन। अभी हमारे पास स्टूडेंट्स कितने ऑक्सीजन बचे हुए हैं, अभी आप सभी लोग देख रहे होंगे, इसके हमारे पास कितने ऑक्सीजन बचे हैं 5 ऑक्सीजन, जो न्यूट्रल ऑक्सीजन के फॉर्म में क्या हो जाते हैं बाहर हो जाते हैं। इस आप लोग ने देखा होगा कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो किसी भी एसिडिक मीडियम में जब रिएक्ट करता है तो क्या होता है Mn2 प्लस का फॉर्मेशन होता है। ऐसे मैं आपको बताती हूँ कि जब ये न्यूट्रल मीडियम में न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो उसमें कैसे रिएक्ट करता है, या फिर हमारे पास एल्कलाइन सॉल्यूशन है वो उससे किस प्रकार के रिएक्ट करता है। ये रिएक्शन आपके किसमें है एल्कलाइन सॉल्यूशन में, मैं आप लोगों को लिख दे रही हूँ। आखिर जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो एल्कलाइन सॉल्यूशन में रिएक्शन कैसे करता है मैं आपको बताती हूँ। तो जो एल्कलाइन सॉल्यूशन रहता है और ये ऑक्सीडाइजिंग रिएक्टेंट के रूप में रिएक्ट करता है, तो जो मैंगनीज का जो पिंक कलर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैंगनीज का पिंक कलर आपके ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका क्या रहता है परमैंगनेट, ये पिंक कलर में रहता है, और जब ये एल्कलाइन मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपके ग्रीन कलर में। ये लीजिए स्टूडेंट्स, आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपको मैं बताती हूँ कि जो परमैंगनेट आयन है वो न्यूट्रल मीडियम में कैसे रिएक्ट करता है। न्यूट्रल मीडियम जिसमें आपका एसिडिक पार्ट भी रहता है और आपका क्या रहता है जिसमें बेसिक पार्ट भी रहता है। इन आपका क्या हो गया है न्यूट्रल मीडियम। हम सेम लेंगे, ये लीजिए, यहाँ क्या करेंगे जिसमें एसिडिक और बेसिक मील्स हमने क्या ले लिया है, यहाँ हम आपको बता देते हैं जैसे H2O है। अब आप इसमें देखेंगे इसमें H प्लस मील्स एसिडिक भी है और इसमें OH निगेटिव मील्स इसमें क्या है आपका इसमें बेसिक पार्ट भी है, ठीक है। ये लीजिए, इसमें परमैंगनेट आयन क्या होता है वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है और इसमें MnO2 का फॉर्मेशन होता है। स्टूडेंट्स इसका MnO2 का फॉर्मेशन कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं MnO2 का फॉर्मेशन हुआ और आपका दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी क्या हो जाता है इसमें रिमूव हो जाता है। अभी अभी आप लोग देख रहे होंगे इसमें ऑक्सीजन कितना है 2 4 8 प्लस 9। अभी हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2 2 4 प्लस 2 मीन्स 6। अभी हमारे पास 3 ऑक्सीजन क्या है बचे हुए हैं जो 3 न्यूट्रल ऑक्सीजन के रूप में क्या हो जाते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। ये देखिए ये परमैंगनेट आयन है, इसने वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन की, तो जब न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन होती है क्या होता है MnO2 का फॉर्मेशन होता है, ये MnO2 बन गया, फिर हाइड्रोक्सिल, ये हाइड्रोक्सिल हो गया
और वो आपका क्या हो गया है, न्यूसेंट ऑक्सीजन। न्यूसेंट ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या मेटाफोर या पोटेशियम परमैंगनेट का यूज कहाँ कहाँ हम करते हैं, ठीक है। तो हम इसका कई इंडस्ट्री में है, लेबोरेटरी में है, तो इसको हम क्या करते हैं, अभी मैं थोड़ी देर पहले बताई हूँ कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। मीन्स पोटेशियम परमैंगनेट का यूज हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से करते हैं। फर्स्ट आपका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकेंड है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। कहाँ, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। नेक्स्ट इसका यूज हम करते हैं कोई भी सल्फाइड है या ऑक्सलेट की टेस्टिंग में। ये हो गए इसके यूजेस। फर्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका सल्फाइड और ऑक्सलेट की टेस्टिंग में। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट्स केमिकल जो एग्जाम में मोस्टली एग्जाम में आता है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो आयरन के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है और उनका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। आप लोगों को सभी को मालूम होगा कि आयरन में मोस्टली हम 2 कॉम्प्लेक्स का यूज करते हैं और जो मोस्टली एग्जाम में आता भी है। फर्स्ट है आपका K4FeCl6। सेकेंड है आपका K3FeCl6। ये है आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये है आपका पोटेशियम फेरिसाइनाइड। अब मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ कि जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड है इसको हम कैसे बना सकते हैं, इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं और नेक्स्ट इसकी कौन कौन सी रिएक्शंस है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम फर्स्ट में बात करेंगे कि K4FeCl6 को हम कैसे बनाते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है और हम इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम फेरस सल्फेट मीन्स FeSO4 की रिएक्शन क्या करते हैं कि KCl के एक्सेस अमाउंट के साथ कराते हैं, मीन्स उसमें उसकी हम बहुत अधिक मात्रा का यूज करते हैं तो हमको किसका फॉर्मेशन होता है, K4FeCl6 का। इसको मैं रिएक्शन के थ्रू समझाती हूँ कि फेरस सल्फेट और KCl की रिएक्शन से K4FeCl6 का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये देखिए ये हो गया आपका FeSO4, देख रहे हैं आप लोग,
ये है KCl, ठीक है। अब इसको हम रिएक्ट कराते हैं। ये देखिए FeCl2 का होल्ड वाइज फॉर्मेशन हुआ और आपका ये पोटेशियम सल्फेट क्या हो गया है, आपका रिमूव हो गया है। अब मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, KCl की एक्सेस अमाउंट लेते हैं, तो फिर से हम क्या करेंगे, जो ये फेरस साइनाइड बना है इसके रिएक्शन में क्या करते हैं, फिर से हम KCl के साथ कराते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स कि फेरस साइनाइड और जब फिर से आपने क्या किया, KCl के रिएक्शन कराई है, तो K4FeCl6 का यहाँ क्या हो गया है, फॉर्मेशन हो गया है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ इसकी एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन की हम एक नई विधि के द्वारा फिर से पोटेशियम फेरोसाइनाइड को कैसे बना सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप सभी को बताया था कि हम आयरन के दो कॉम्प्लेक्स का यूज करते हैं, एक पोटेशियम फेरोसाइनाइड और दूसरा क्या है आपका पोटेशियम फेरिसाइनाइड। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पोटेशियम फेरिसाइनाइड लेंगे और उसका रिडक्शन एल्कलाइन मीडियम में कराते हैं। किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में उसका रिडक्शन कराते हैं, तो हमको क्या मिलता है K4FeCl6 मीन्स जब आप K3FeCl6 की रिएक्शन एल्कलाइन मीडियम में कराते हैं तो K4FeCl6 का फॉर्मेशन होता है। चलिए मैं आप लोग को रिएक्शन के थ्रू समझाती हूँ कि K4FeCl6 K3FeCl6 से कैसे बनता है। ये क्या है K3FeCl6, इसके रिएक्शन आपने किससे करवाई, एल्कलाइन मीडियम में। मींस हम कोई भी बेसिक इसके कंपाउंड ले सकते हैं। मैंने यहाँ ले लिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ये क्या है आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। इसका नाम मैं आपको लिख दे रही हूँ। अब इसके आपस में रिएक्ट कैसे होते हैं, कैसे इसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ हमने K3FeCl6 के 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले आप सभी को मालूम है कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, पहले आप प्रोडक्ट बना लीजिए, उसके बाद जो भी बचेगा उसमें उसको आप लिख सकते हैं। ये देखिए 2K4FeCl6, ये देखिए इसमें पोटेशियम के 6 और यहाँ से ये 2 पोटेशियम क्या हो गया, पोटेशियम फेरोसाइनाइड बन गया। नेक्स्ट आपका क्या है 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गए। अभी आप देख सकते हैं इसमें और क्या बचा, जो बच रहा है आप उसको भी निकाल सकते हैं। हम बात करते हैं यहाँ ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं 2 2 4। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन का यूज किया है, ओनली 2 ऑक्सीजन का। मींस यहाँ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या हो जाता है आपका रिमूव हो जाता है। आई होप ये रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ज्यादा टफ नहीं है, इजी रिएक्शन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं ये एक येलो कलर का हम बात करते हैं
प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये एक येलो कलर का क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और ये वाटर में सॉल्युबल होता है। मीन्स जब हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या होता है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। और जब हम इसको हीट करते हैं, फर्स्ट क्या है प्रॉपर्टी आप लोगों की, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हो गया soluble in water molecule। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड या K4FeCl6 को हीट करते हैं तो ये कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म करता है। चलिए मैं आपको रिएक्शंस के थ्रू ही समझाती हूँ कि ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे करता है। ये हो गया आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड या K4FeCl6। इसको हम क्या करते हैं, जब हीट करते हैं, जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका आयरन कार्बाइड का फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, आयरन कार्बाइड का फॉर्मेशन, आप सभी को पता है। ये हो गया आपका आयरन कार्बाइड। नेक्स्ट आप सभी लोग देख रहे होंगे हमारे पास कितने यहाँ पोटेशियम है, 4 पोटेशियम है। हमारे पास अभी साइनाइड के मॉलिक्यूल्स बचे हुए हैं जिसमें से 2 कार्बन तक हमने यूज कर लिया। अभी हमारे पास 4 मींस ये 4 आपका पोटेशियम और यहाँ से 4 आपका Cl क्या हो जाता है, 4 KCl के फॉर्म में क्या हो गया, आपका रिमूव हो गया। अभी भी आपके पास एक N2 का मॉलिक्यूल है, ये लीजिए, ये हो गया आपका N2। नेक्स्ट जब हम इसको हीट करते हैं तो एक दूसरे भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि प्रोडक्ट इसमें, नेक्स्ट प्रोडक्ट इसमें कैसे फॉर्म होता है। इसको हमने क्या किया, हमने फिर से हीट किया। आपका आयरन क्या हो जाएगा, आपका आयरन, ये लीजिए आपका आयरन, यहाँ से 4 पोटेशियम 4 Cl 4 KCl के फॉर्म में, ये हो गया आपका, ये लीजिए 4 KCl। अभी भी आप देख रहे होंगे कि आपके पास Cl के 2 मॉलिक्यूल्स बचे हुए, मींस Cl2 का होल ट्वाइस। Cl2 का होल ट्वाइस क्या कहलाता है, आपका साइडोजल। अगर हम बात करें कि जब हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड या K4FeCl6 को हीट करते हैं तो हमें कौन कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आप लोग के सामने है कि जब आप इसको हीट करते हो तो यहाँ या तो आयरन कार्बाइड हो सकता है या फिर आपके साइडोजन का फॉर्मेशन हो सकता है। ये क्वेश्चन कभी कभार ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान देने की इसमें जरूरत है आप लोगों को। बाकी देखिए KCl इसमें भी रिमूव हुआ, KCl इसमें भी रिमूव हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसमें क्या है, मेन क्या है, आयरन आपका कार्बाइड है और यहाँ क्या होता है, आपका साइडोजन का यहाँ फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराते हैं तो किस प्रकार प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इसमें अलग अलग रिएक्शंस हैं कि जिनके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब हम H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये हो गया आपका K4FeCl6। अब हम बात करते हैं H2SO4 हमको लेना है तो एक बार हम रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ, एक बार हम रिएक्शन कराएंगे कंसंट्रेट
साथ, दोनों में जो प्रोडक्ट होते हैं अलग अलग बनते हैं। आप लोग देखिए कि इसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये हमने ले लिया क्या, डाइल्यूट H2SO4। मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ डाइल्यूट, इसके हमने यहाँ ले लिए 3 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब आप इसमें प्रोडक्ट बनता कैसे है, मेन ये देखेंगे, इसमें जरूरत है कि इसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, यहाँ से आपका फेरस और ये SO4 फेरस सल्फेट के रूप में ये हो गया। नेक्स्ट आपका क्या होगा, ये आपका यहाँ पोटेशियम है और अभी भी हमारे पास सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स है, मींस ये लीजिए 2K2SO4, ये हो गया आपका रिमूव। अब अभी हम बात करते हैं कि अभी और इसमें क्या क्या बचा हुआ है और मेन हमारा इसमें प्रोडक्ट कौन सा बनता है। आपका आयरन क्लियर हो गया है इसमें, ठीक है, और सल्फेट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं इसमें अभी और क्या बचा हुआ है। अब आप देख रहे होंगे इसमें क्या है, CN के 6 मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन के क्या है 6 मॉलिक्यूल्स है, मींस ये आपका 6HCl जो इस रिएक्शन का क्या है मेन प्रोडक्ट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो साइनिक एसिड। मींस जब आप K4FeCN6 की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराते हैं तो इसमें मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, हाइड्रोसाइनिक एसिड। अब मैं आपको बताऊंगी कि जब कंसंट्रेट H2SO4 के साथ ये रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनता है इसमें। ये लीजिए, ये हो गया फिर से K4FeCN6। इस बार हमें क्या करना है, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करानी है। ये क्या हो गया आपका कंसंट्रेट। यहाँ हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन से डाइल्यूट H2SO4 की रिएक्शन है और कौन सी कंसंट्रेट H2SO4 की रिएक्शन है। कुछ पार्ट्स इस रिएक्शन के और इस रिएक्शन के सेम है। मैं आपको बताती हूँ कौन से पार्ट है जो इसमें सेम है, ठीक है। फर्स्ट ये देखिए, इसमें भी आपका FeSO4 इसमें रिमूव होगा, ले लीजिए। नेक्स्ट पहले जैसे ही सेम ये आपका K2SO4 हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ आयरन और पोटेशियम बैलेंस हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ क्या क्या बचा हुआ है, ठीक है। ये देखिए सेम रिएक्शन, कुछ प्रोडक्ट जो पहले वाले रिएक्शन में थे वही इस रिएक्शन में भी है। अब आप ये देखिए इसमें FeSO4 और K2SO4 जो इस रिएक्शन में था वो है। नेक्स्ट आपका क्या होता है, इसमें एक बनता है प्रोडक्ट अमोनियम सल्फेट, ठीक है। उसके बाद अभी इसमें जो अपना मेन प्रोडक्ट है वो क्या है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। अब मैं आपको इसके आइडेंटिफिकेशन को बता देती हूँ कि कैसे आखिर आप आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सी रिएक्शन में क्या बनता है। तो ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जब डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है HCl या हाइड्रोसाइनिक एसिड, मेन प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ यहाँ। और जब आप कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट इसके रिएक्शंस बताती हूँ, कुछ और जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है।
कराते हैं। मीन्स जिंक का कोई भी अपन सॉल्ट ले लेते हैं तो इससे क्या होता है, ब्लूइश व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। अब वो किस कॉम्प्लेक्स का प्रेसिपिटेट है मैं आपको रिएक्शंस के थ्रू समझा देती हूँ। सेम यही K फॉर FeCl6 आप इसमें भी लोगे। नेक्स्ट क्या है आपका, जिंक के साथ हमको रिएक्शन करानी है, ठीक है। रिएक्शन विथ जिंक सॉल्ट, मीन्स जिंक सॉल्ट के साथ आप रिएक्शन इसमें कैसे कराओगे, ठीक है। ये हो गया कोई भी जिंक। नेक्स्ट FeCl का होल 6 4 निगेटिव, ठीक है। ये हमने सिर्फ क्या ले लिया, जो मेन कॉम्प्लेक्स है जिसमें सेंट्रल मेटल आया है और क्या है अपना लिगेंड है, उसको मेन ले लिया और इसकी रिएक्शन हमने क्या बनाई है, जिंक सॉल्ट के साथ, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक नया कॉम्प्लेक्स फिर से तैयार है। इसका नॉमेनक्लेचर आप कैसे कर सकते हो। अब जो कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो ब्रैकेट रहता है, ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उसके बाहर जो है, जो फर्स्ट अपना आयन रहता है उसको क्या बोलते हैं हम, धन आयन। नेक्स्ट क्या है आपका, ऋण आयन, ठीक है। ये पहले हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट है उसका नॉमेनक्लेचर मींस ये हो गया आपका जिंक हो गया, ये हेक्सासाइनो, ये क्या है, जिंक हेक्सासाइनोफेरेट। ये जो इसका प्रेसिपिटेट है वो व्हाइट ब्लूइश कलर का होता है, ठीक। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि जब हम इसकी कॉपर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इसमें कैसे होता है। सेम रिएक्शन है, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं करने हैं। बस क्या है, जो प्रेसिपिटेट होता है उसका जो कलर रहता है वो क्या होता है इसमें डिफरेंट है। इसमें ब्लूइश व्हाइट रहता है, जो जिंक हेक्सासाइनोफेरेट का जो कलर होता है वो ब्लूइश व्हाइट रहता है, और इसमें क्या है, इसका कलर रहेगा रेड ब्राउन। मैं बताती हूँ रिएक्शन हम कैसे करते हैं इसमें। ये लीजिए, ये कोई भी कॉपर का सॉल्ट हो गया है, सेम रिएक्शन, कोई भी डिफरेंस नहीं। ठीक है, डिफरेंस कहाँ आएगा, जो इसका कलर होगा, मींस जो इसके प्रेसिपिटेट का कलर होगा वो क्या होते हैं आपस में डिफरेंस, उनमें डिफरेंस रहता है। इसका है ये ब्लूइश व्हाइट कलर का होता है, देख लीजिए ये क्या रहता है इसका कलर, ब्लूइश व्हाइट। बात करते हैं इस कॉम्प्लेक्स की, इसका भी नाम आप लोगों को बता सकते हो, नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। सेम इसके जैसा ही, ये हो गया आपका कॉपर, फिर हेक्सासाइनोफेरेट, ये सभी आप लोग देख रहे होंगे कि इसका और इसका कलर क्या होता है, इसमें कलर होता है आपका रेड ब्राउन। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर रहता है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, जो अपनी सेंट्रल मेटल आयन रहती है उसका ऑक्सीडेशन नंबर अपन क्या करते हैं यहाँ रोमन नंबर में उसको लिखते हैं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, नेक्स्ट इसमें रिएक्शन आप मान लीजिए फेरस है और फेरिक, इसका यूज जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड का यूज अपन फेरस और जो फेरिक आयन होते हैं उनके सेपरेशन भी कर सकते हैं। अगर ये फेरस, जब आप पोटेशियम फेरोसाइनाइड की रिएक्शन फेरस या फेरिक सॉल्ट से कराते हो तो कौन कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो मैं आपको रिएक्शंस के थ्रू थोड़ा सा समझा देती हूँ।
जब आप पोटेशियम फेरोसाइनाइड के रिएक्शन फेरिक आयन से कराते हैं तो क्या होता है, इसमें प्रूसियन ब्लू का फॉर्मेशन होता है। सेम जब आप इसकी रिएक्शन क्या करते हैं Fe2+ से कराओगे तो क्या होता है, इसमें टर्न ब्लू का फॉर्मेशन होता है। मैं दोनों रिएक्शन आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, जब आपने क्या किया इसकी रिएक्शन, आपने फेरिक आयन के साथ कराई है तो FeCl6 का यहाँ चार्ज है वो आपका सिंगल चार्ज है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रूसियन ब्लू। मीन्स जब आप पोटेशियम फेरोसाइनाइड के रिएक्शन क्या करते हो, फेरिक आयन के साथ कराते हो, क्या होता है, इसमें प्रूसियन ब्लू का फॉर्मेशन होता है। मैं सेम आपको एक और इसके रिएक्शन करके दिखा रही हूँ, इसके साथ आपके फेरस आयन के साथ। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आपका होगा Fe2+, इसकी रिएक्शन हमने क्या की है, FeCl6 के साथ कराई है। तो पहले आपको क्या मिला है, FeCl6 का होल 6, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जो हमको प्रोडक्ट मिला है उसका क्या करते हैं, उसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं। जब उसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, इसमें टर्न ब्लू, ठीक है। ये आपका क्या रहता है, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट रहता है, उसके बाद हमको क्या होता है, इसमें टर्न ब्लू मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कि K4FeCl6 का आखिर हम यूज कहाँ करते हैं। तो फर्स्ट आपने अभी जो मैंने रिएक्शंस कराई है उसी से आप इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, आप पता लगा सकते हो। आपने देखा होगा कि मैंने इससे कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन किया था। मीन्स हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज फर्स्ट यूज आप क्या बता सकते हो कि इंफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट है आपका कि आप K4FeCl6 का यूज कहाँ करते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्मेशन में। नेक्स्ट अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा कि मैंने प्रूसियन ब्लू का फॉर्मेशन किया था, तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं, K4FeCl6 का प्रूसियन ब्लू के फॉर्मेशन में। नेक्स्ट क्या है,
थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप आज की वीडियो में आप लोगों को कॉम्प्लेक्स थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके